तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मैथ्स विषय के अंतर्गत अंसाल पेपर का जो सेट नंबर 2 है मैथ्स में 2024 का ये सेट है, उसके आज हम लोग सेकंड पार्ट को देखेंगे। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से कुछ आगे के क्वेश्चंस को। जितना एक मतलब एवरेज क्लास होती है उसके अंतर्गत जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उनके सॉल्यूशंस पार्ट को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 यानी कि 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। और उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको देखा भी होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार आप जो है जाके देखिए। अगर आपको जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा हो, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और आप सभी को मैं पिछले कुछ दिनों से ये बात बताते आ रहा हूँ कि आपको जो है आपका जो ये टाइम है जिसमें आपके लगभग अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, जो भी दिन बचा हुआ है आप उसमें अधिक से अधिक मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अधिक मतलब अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस, और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अंसाल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो मैथ में अंसाल पेपर सॉल्व करना बेहद ही ज़रूरी होता है, वरना आपके नंबर जो है वो उतना ज़्यादा आएंगे नहीं और आपका जो परसेंटेज है वो नीचे जाएगा। और आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो मैथ है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज को काफ़ी अच्छे से वो इंक्रीज कर सकता है। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज की इस क्लास में। और हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा भी गया है, और फिर भी हम क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे रीड कर देते हैं। उसमें कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग। यानी कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके अंतर्गत ये जो दिया गया फलन है वो वर्धमान होता है। क्या होता है? इंक्रीजिंग। तो वैसे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान और सिर्फ वर्धमान। लेकिन अभी जो NCERT है वो सही से जो है मतलब थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस की है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग का मतलब होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और आपको जो इंटरवल यूज़ करना है वो आपको ओपन इंटरवल यूज़ करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये होगा कि अगर मतलब x के बढ़ने से y लगातार बढ़ता ही रहा है, कहीं पे स्टेबल नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब कहीं पे स्थिर नहीं हुआ है। तो चलिए देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग किस अंतराल में ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, यही हमें दिखाना है। तो आप सभी को बता देते हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब उसके जो dy/dx यानी कि जो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि f' को निकालेंगे और उसको 0 के बराबर करके उसका क्रिटिकल पॉइंट यानी कि क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, और क्रांतिक बिंदुओं को अपने संख्या रेखा पर जो है प्लॉट करेंगे और इंटरवल बना देंगे। तो अभी आप लोग देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। इंटरवल बनाने के बाद एक एक इंटरवल से एक एक वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट करेंगे, और जिसमें हमारा f' पॉजिटिव होगा वो जो अंतराल होगा वो हमारा निरंतर वर्धमान या फिर इंक्रीजिंग ही कह सकते हैं। वो मतलब उस अंतराल में, उस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जिसमें निगेटिव आएगा dy/dx या फिर dy/dx बोले तो f', उसमें हमारा जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट को देखते हैं। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे f' इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ। तो f(x) का जो डेरिवेटिव आता है वो f' आता है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 9x² माइनस 6x आ जाएगा, और माइनस में आपका आ जाएगा यहाँ पे 36, और 7 का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट f' इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो है हम अपने f' को 0 के इक्वल करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक बिंदु, यानी कि जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे f' को 0 के बराबर। तो f' हमारा है 9x², यानी कि ये f' जो है उसकी वैल्यू रखेंगे, और माइनस में आ जाएगा हमारा 6x, माइनस में 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th का बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके इनके दोनों रूट्स निकालेंगे, वही हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे, यानी कि x की वैल्यूज़। तो यहाँ पे लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसके पहले आप देखिए यहाँ पे जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 3x² माइनस में 2x, और माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 12 इक्वल टू में कितना 0। अब आप सभी को पता है कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 आ जाएगा,
और मल्टीप्लाई करके 36 लाना है और माइनस करके लेके आना कितना 2। कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 36 और माइनस कर देने से आ जाता है हमारा कौन सा -2। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारा होता है द्विघात सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र उससे कर लेते हैं। तो उससे करते हैं तो आपको पता है कि यक्स बराबर लिखना होता है माइनस में बी की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगी +2 और प्लस माइनस रूट के अंदर बी का स्क्वायर, बी हमारा -2 है, -2 उसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का मान हमारा 3 है इंटू सी का मान हमारा -12 है और अपान में होता है आपका 2a और a का मान यहाँ पे हमारा 3 है। तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा ये, तो ये यहाँ हो जाएगा +2 प्लस माइनस रूट के अंदर और ये हो जाएगा 4 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और आ जाएगा हमारा कितना 4 3 12 और 12 x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा नीचे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 144 में 4 जोड़ोगे तो 148 हो जाएगा। तो 148 यहाँ पे हमारा ये हो चुका है और अपान में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 148 का जो स्क्वायर रूट हो वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो 148 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई, किसी को नहीं पता होगा। तो 148 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कैसे निकालेंगे, 2 से काट देंगे, 7 जा 4 जा, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 जा 2 7 जा यहाँ पे आ जाएगा और ये 37 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 37 से ये डिवाइड होगा तो 37 रूट के अंदर रह जाएगा और इसका पेयर बन जा रहा है तो 2√37 यहाँ पे आएगा। तो कितना आ जाएगा 2√37 और अपान में कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ पे आगे जो चल रहा है प्लस माइनस करके वो चलता रहेगा अपना, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं जो है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√37 और अपान में कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 6 हो जाएगा। 37 ही है ना, एक बार देख लेते हैं 7 हो जाएगा और ठीक है 4 4 दिए 12 ठीक है, यहाँ पे तो सही चल रहा है सब कुछ। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कामा ले लेंगे, एक बार प्लस की साइन लेंगे एक बार माइनस की साइन। तो प्लस की साइन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 2√37 और अपान में कितना अपना बन जाएगा 6 और यहाँ से जब हमारा x की वैल्यू आएगी जब 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस √37 और अपान में कितना 6 काट दोगे इसको 3 टाइम में कट जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई 1 प्लस √37 और अपान में कितना अपना आ गया यहाँ पे 3, एक x की वैल्यू तो ये आ जाएगी और अगला वाला जब x की वैल्यू निकालोगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बस बीच में माइनस लग जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करेंगे टेकिंग निगेटिव साइन, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिए थे, यहाँ पे क्या था ये पॉजिटिव साइन लिए थे और यहाँ पे निगेटिव साइन लेने पर तो यहाँ पे निगेटिव लेंगे तो 2 माइनस 2√37 और ये वैल्यू निकल रही है x की। तो और अपान में कितना अपना है 6, कॉमन लेके काट देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस √37 और अपान में कितना 3 आ जाएगा। ये x की दूसरी वाली वैल्यू निकली। अब एक नंबर लाइन बनाएंगे और जो है नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और नंबर लाइन यहाँ पे बना देंगे। यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा ख़राब सा क्वेश्चन दे दिया है, इसको रूट नहीं निकल पाया, ठीक है तो कोई बात नहीं है, हमें तो करना ही है। तो इसको मिटा देते हैं। अब नंबर लाइन यहाँ पे एक बनाएंगे, ऐसे एक नंबर लाइन बनाएंगे और हमारे x के 2 वैल्यू निकल चुके हैं, एक है 1 प्लस 37 और एक है 1 माइनस। तो ये नंबर बड़ा होगा, इसको बाद में लिखेंगे। ये x बराबर है 1 प्लस 30√37 और अपान में कितना अपना है यहाँ पे 3 है और ये जो है इसके पीछे जो नंबर है एक छोटा सा नंबर ये है और ये है x इक्वल टू 1 माइनस √37 और अपान में कितना 3। देखिए इसमें 1 जुड़ रहा है इसलिए बड़ा है, यहाँ पे 1 में से घट रहा है इसलिए छोटा है। अब यहाँ पे होता है अपना प्लस इनफाइनाइट और इधर क्या हो जाएगा माइनस। अब हमारी जो मतलब क्रिटिकल पॉइंट को जब हम अपने नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं तो हमारा जो नंबर लाइन वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 1 प्लस √37/3 से लेके इनफाइनाइट तक, एक 1/√37/3 से लेके 1 प्लस √37/3 तक दूसरा इंटरवल हो जाएगा और एक इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू उठा के जो है कोई एक वैल्यू यहाँ पे उठा के अपना यहाँ पे पुट करने वाले हैं।
तो यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट करके पुट करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। तो 1 + 37, 37 का मतलब ये निकल के आ रहा है आपका कहीं ना कहीं कि ये लगभग 6 का स्क्वायर रूट है। तो ये 1 + 6 यानी कि 7 और अपान में 3 लिखा गया है, यही लिखा गया ना। ये भाई 1 है, ये 6 के आसपास है, तो 6 + 1 7 हो गया। 7/3 करोगे तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो इंटरवल है वो 2 पॉइंट समथिंग है। तो 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 2 से कोई बड़ा नंबर है, तो कोई एक नंबर जो 2 से बड़ा हो उसको उठा के यहाँ पे रख लो। तो चलो 3 यहाँ पे उठा के पुट करके यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो इस इंटरवल से एक वैल्यू आती है 3 को यहाँ पे f' में उठा के पुट करो और इसके साइन को यहाँ पे लिख लो। तो देखिए क्या हो जाएगा, f' हमारा क्या है, ये है। 3 पुट करोगे यहाँ पे अपना क्या आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 81 हो जाएगा। खाली पॉजिटिव और निगेटिव देखना है, तो 81 हो जाएगा और माइनस में 6 × 3 = 18 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 81 माइनस में, और ये सब रफ वर्क है, माइनस में 18 हो गया, माइनस में 36 हो गया, ये हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 8 × 6 = 14 के 4 हो जाएगा, और 3 × 1 = 4 और 1 हासिल 5 हो जाएगा, माइनस में 81। तो ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि इस इंटरवल में जो हमारा f' आएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरवल है इसमें पॉजिटिव आएगा। अब अगर इसमें पॉजिटिव आएगा तो इसमें निगेटिव होगा, तो इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे 2 ऐसे इंटरवल हैं जिसमें f' की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई हुई है। इसका मतलब उन्हीं दोनों इंटरवल में हमारे जो f(x) जो है वो हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हेंस x जब हमारा बिलोंग करेगा, या हेंस यहाँ पे लिख देंगे, हाँ चलिए ठीक है, x बिलोंग इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल लगाएंगे यहाँ पे। और कब बिलोंग करेगा, जब हमारा 1 + √37 और अपान में 6 से लेके इनफाइनाइट होगा। और यूनियन भी लगा दो, क्योंकि 2 सेट को जब भी जोड़ते तो क्या बन जाता है हमारा, वो यूनियन बन जाता है। तो यहाँ पे यूनियन, उसके बाद माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 - √37 और अपान में 6, इस अंतराल में हमारा जो फंक्शन होगा वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो आपको ध्यान रहे, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव f' आता है वहीं पे हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो है इस साइड में नीचे जो है, हमने देखा कि उन दोनों इंटरवल में हमारा वो पॉजिटिव आ गया, बीच में निगेटिव आया, तो बीच वाले इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन देगा। और हमसे इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछा है, तो ये जो इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा वो हमारा बन जाएगा, x जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा। और 2 सेट को जब भी जोड़ते हैं और इंटरवल एक सेट होता है तो उसको यूनियन के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो 1 + √37 अपान में 6 से इनफाइनाइट, और यूनियन लगा देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे भी जगह कम पड़ गया यार, कहाँ पे लिख दूँ, चलिए ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे कहाँ लिख देंगे, ऊपर जगह है मेरे पास, हम ऊपर लिख देंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं, हमें पता चल गया कि जो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग कहाँ है, जो x होगा वो बिलोंग कर जाएगा, जब यहाँ से देखिए 1 + 37 रूट में और अपान में 6 to इनफाइनाइट यूनियन माइनस इनफाइनाइट से 1 - √37 और अपान में कितना, 6। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना ये बात। तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, f' की साइन हमें पता करनी पड़ती है कौन से इंटरवल में क्या है। तो इंटरवल यहाँ से पता चल गया तो वहाँ पे वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले पार्ट में। और क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -π/2 से +π/2, और इंटीग्रेशन जो करना है वो sin² x का करना है। तो हमें इंटीग्रेशन करना है, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। चौथे का जो बी पार्ट है वो ये है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि हमें जो है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या है इंटीग्रेशन, -π/2 से लेके +π/2 तक, और हमारा फंक्शन है sin² x dx, ये हमारा फंक्शन है। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको पता है कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो सबसे पहले हम उसको i के बराबर मानते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर यूज़ करने लायक है तो। प्रॉपर्टी यूज़ करने लायक होगा तो यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होगा। तो चलिए ठीक है, तो आप सभी को, लेकिन हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। चलिए इसको सॉल्व ही करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे लेट i = इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2, और ये है sin² x, और क्या यहाँ पे dx है। एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे लिख देंगे बाई द प्रॉपर्टी
बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन -a2 + a f(x) dx, ये दो आंसर देता है। एक या तो ये इसकी वैल्यू यानी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या फिर 2 × 0 to a हो जाएगा, ये -a की जगह पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे f(x) और क्या यहाँ पे dx। लेकिन ये याद रहे 0 तब आता है जब हमारा जो f(x) होगा वो एक ऑड फंक्शन होता है, हिंदी में बोलते हैं विषम फलन। तो जब ये एक ऑड फंक्शन होगा तो हमारा ये आंसर देगा 0। अगर ये इवन फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा तो हमारा हो जाएगा ये, यानी कि हिंदी में बोलेंगे सम फलन, तो हमारा ये आंसर देगा। अब ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, इवन फंक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें x की जगह को अगर -x रखते हैं और वापस से घूम के वही फंक्शन आ जाता है, यानी कि इफ़ वी पुट x = -x तो वापस से घूम के वही फंक्शन आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। जैसा कि यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे x की जगह -x रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन -x, माइनस साइन x होता है, लेकिन स्क्वायर लगने की वजह से वो फिर से प्लस बन जाएगा, तो आ जाएगा sin स्क्वायर x। तो मतलब x की जगह -x रखने से वापस से वही फंक्शन मिल गया है, तो ये एक इवन फंक्शन है। तो इसमें नीचे वाली जो है ये प्रॉपर्टी इस तरह से ब्रेक हो जाएगी। अगर वापस मतलब दूसरा ऑड फंक्शन क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन में x की जगह -x पुट करने से, किसी भी फंक्शन में x की जगह -x पुट करने से वही फंक्शन नहीं मिला बल्कि उसका निगेटिव वाला मिल गया, यानी कि -f(x) मिल गया, तो वो हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये इवन फंक्शन है, तो मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। चलिए, तो हमारा जो i है वो ब्रेक हो जाएगा ऐसे 2 × 0 to a हमारा कितना है π/2 है, और f(x) dx वही फंक्शन फिर से आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर x और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब फिर से एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 to a, फिर से यहाँ पे लिख देंगे अगेन बाई द प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा, अगेन बाई द प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए, ये होता है 0 to a f ऑफ a - x dx। यानी कि क्या करना होता है, जो है आपको अपर लिमिट में से x को माइनस कर देना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना, लिमिट वही रहेगी। यानी कि फंक्शन में देखिए जहाँ x है वहाँ पे a - x रख देंगे और जो a है वो हमारा है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पे π/2 है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हम यहाँ पे आगे काम करने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। तो ये कब आता है, कैसे आता है, चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं यार, जब ये ऑड फंक्शन होगा और ये किसके लिए होगा, जब ये इवन फंक्शन होगा, यानी कि इवन फंक्शन के लिए ये सब करते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले लगाएंगे। तो i = ट्वाइस ऑफ, ठीक, इंटीग्रेशन 0 to π/2, और जैसे ही यहाँ पे लगाओगे तो ये sin स्क्वायर π/2 - x, यानी कि a - x ना, x a - x π/2 - x, और यहाँ पे कितना आ गया, dx आ गया। तो i = 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, और साइन स्क्वायर, अब देखिए साइन π/2 - x जो आता है उसका स्क्वायर करना है, तो साइन π/2 - थीटा = cos थीटा, और उसका करेंगे स्क्वायर तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है, x है। तो ये साइन स्क्वायर π/2 - x ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा, और इसको आप लोग मान, और यहाँ पे dx हो जाएगा। इसको आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जहाँ पे प्रॉपर्टी लगाए हो ये वाली 0 to a वाली, उसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा जो है इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा जो होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देंगे नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को जोड़िए। तो i में i जोड़ेगा, राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में, तो i में i जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 कैसे होगा, सेम तो है नहीं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, और इंटीग्रेशन हमारा बन जाएगा 0 to π/2, और यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, सभी को पता है, और जुड़ा कैसे आपको पता है कि यहाँ पे लिमिट सेम होना चाहिए तब ये जुड़ पाएगा, और प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लिमिट सेम है, ये प्रॉपर्टी लिमिट सेम रखती है। तो ये sin स्क्वायर x का इसमें जोड़ देंगे, और 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा कॉमन, ये 2 से ये 2 कट चुका है, तो जो i हो जाएगा, और ये बना हमारा 1
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये हो जाएगा 1 dx। और आपको पता है कि i बराबर हो जाएगा, ये जो 1 होता है उसका इंटीग्रेशन होगा x, और इस पर लिमिट काम कर रही है 0 से π/2। अब हम अपने लिमिट को यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो i बराबर हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 और माइनस में 0, तो इम्प्लाइज दैट, तो i इक्वल टू आ जाएगा π/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 क्यों आया, क्योंकि अपर लिमिट रखने के बाद माइनस लगाते हैं, उसके बाद हम लोग लोअर लिमिट को भी रखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है। ये सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। देखिए कितने आसान है ये क्वेश्चन, आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये आपसे लग सकता है। ठीक है, कोई बहुत यहाँ पे कठिन सवाल नहीं है। ये 5 नंबर के ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में भी। तो ठीक है, यहाँ पे 2 बार प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो आपको प्रॉपर्टी जो है इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, प्रॉपर्टी आपको पकड़ के रखनी है, यानी कि याद रखना है उसको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है चौथे के सी वाले पार्ट पे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट है उसमें कह रहा है कि इफ़ R1 एंड R2 बी टू इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट ए, यानी कि एक सेट ए है जिसके 2 रिलेशन बनाए गए हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है दोनों, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। यानी कि जो रिलेशन R1 है वो भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, और जो दूसरा वाला रिलेशन R2 वो भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध, उसे कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। हिंदी में बोलेंगे जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। ठीक है, तो एक यहाँ पे सेट दिया गया, उस पर 2 रिलेशन यहाँ पे बना के दिए गए हैं, R1 और R2। तो कह रहा है कि देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। तो हमें सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी उसी सेट के लिए जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, अर्थात वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों R1 इंटरसेक्शन R2 भी है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अब ये नहीं बताया कि जो सेट है वो क्या है, उसका डोमेन क्या, रेंज क्या, ये सब कोई चीज़ यहाँ पे बताया नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल लेके करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, तो हमारे पास मान लेंगे यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। देखिए इस सेट को आपको बहुत बड़ा नहीं मानना, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा मानेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी। अब यहाँ पे इस सेट में 2 रिलेशन ऐसे बनाए गए, यहाँ पे लिख देंगे गिवन दैट, दिया गया हमको, क्या दिया गया है कि जो R1 है एंड जो R2 है वो दोनों है इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध है ये। तो अगर ये तुल्यता संबंध है तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। तो अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 को इस तरह से बनाएंगे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो आप सभी को पता है कि एक रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें दिए गए सेट के सभी अवयवों का, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट हैज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए दिए गए सेट के प्रत्येक एलिमेंट का। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग जो है आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे तत्समक संबंध। और जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। तो एक रिलेशन R1 बना लेंगे जो कि आइडेंटिटी होगा, दूसरा एक बना लेंगे जो वो भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ठीक है, तो मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमारा होगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो याद रहे आपको ये बात। तो R1 रिलेशन ऐसे बना देंगे जो कि हमारा होना चाहिए इक्विवेलेंस, यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। तो उसके लिए हम एक आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे पकड़ लेंगे, तो 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन ये हो जाएगा, और दूसरा जो रिलेशन है वो हमने हम बना देंगे आपको ऐसा कि वो जो है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ऐसा बनाना है हमको। ये तो है इक्विवेलेंस रिलेशन, अभी आपको दिखा देंगे कैसे है। तो इक्विवेलेंस होने के लिए पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी कि 1 1 होना चाहिए, सारे के डबलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, 3 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको जो है सिमेट्रिक भी बनाना है, तो मतलब 1 2 जो है और इसका उल्टा 2 1 भी यहाँ पे आना जरूरी है। तो 1 2 हो गया, 2 1 हो गया। तो अब एक बार देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है कि नहीं है। चलिए आपको पता है कि यहाँ तक जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, बस ट्रांजिटिव आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो ट्रांजिटिव देखिए, तो ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है कि A, B अगर रिलेशन में हो तथा B, C हो, तो अगर A, C भी उस रिलेशन में आ जाता है तो उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ध्यान से देखिए, तो ये हमारा A, B हो जाएगा। अगर ये हमारा A हुआ, ये B हुआ, तो ये B, C हुआ, जो B से शुरू होगा वो ऑर्डर पेयर हमारा BC होता है।
तो AC के लिए हमको चाहिए क्या, 1 और 2 जो कि यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ट्रांजिटिव में थोड़ा सा जो है बहुत झंझट है, यानी कि A कामा B हर एक एलिमेंट को AB मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को यहाँ पे AB मानेंगे, तो अब इसको AB मान लो। अब इसको AB मानेंगे तो क्या बन जाएगा, तो अब जब हमारा AB ये हो जाएगा, अब ये हमारा AB होगा तो BC कौन होगा, जो 2 से शुरू होगा, तो 2 से शुरू होने वाले ये हैं, तो ये हमारा BC हो जाएगा। इसके लिए AC कौन होगा, 2, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको AB मानते हैं तो AB अगर इसका मानेंगे तो A 3 है, B 3 है, तो जो हमारा BC होगा वो 3 से शुरू होना चाहिए, जो कि नहीं है। लेकिन अगर AB है BC नहीं है, किसी भी रिलेशन में अगर AB है BC नहीं है तो भी वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर से भी हमारा ये जो ट्रांजिटिविटी है वो पास हो रहा है। अब आगे बढ़ जाएंगे, अब हम लोग इसको जो है AB मानेंगे तो अगर ये AB है तो BC कौन होगा, जो 2 से शुरू होगा, ये हो जाएगा। तो AC कौन होगा, जो 1 1 होगा, जो कि यहाँ पे है। अब हम लोग इसको मानेंगे अपना AB, इसको AB मान लीजिए। तो हमारा जब ये AB होगा तो BC कौन होगा, जब 1 से शुरू होगा, तो ये है और ये है, तो BC के लिए 2 आ गए। पहले इनको देख लेते हैं, तो ये हमारा जो है थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो AB BC जो 1 से शुरू होगा वो हो जाएगा, तो ये हमारा BC होगा। तो AC कौन हो जाएगा, A 2 है और C 2 है, तो AC हमारा 2, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तीसरा, अगर हमारा AB ये है तो BC ये भी हो सकता है, क्योंकि 1 से ये भी शुरू है, तो ये हमारा BC जब हो जाएगा तो AC कौन हो जाएगा, 1 और 2, जो कि यहाँ पे है। तो मतलब ये जो गिवन रिलेशन हमने लिखा है ये हमारा ट्रांजिटिव है, और ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो ऑलरेडी है ये, तो ये ट्रांजिटिव भी हो चुका है। तो इसलिए जो R2 रिलेशन है वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये दोनों रिलेशन हमने इस तरह से बनाए जो हमें गिवन कंडीशंस दिए गए थे। अब इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट को पकड़ते हैं, आपको पता है, तो ये 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, यही इतना आएंगे खाली बस। तो ये हमारे हो जाएंगे R1 इंटरसेक्शन R2। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, R1 जो रिलेशन बना है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि एक आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप लोग जो है ये जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो हमारा वही R1 रिलेशन आ चुका है, और हमने ऑलरेडी R1 को क्या प्रूव कर दिया है, हमने ऑलरेडी R1 को एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। क्यों, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी रिलेशन आया, जो इनका जो इंटरसेक्शन है वो आइडेंटिटी रिलेशन आया हुआ है तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये रिलेशन भी एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे लिख देंगे हेंस दिस रिलेशन इज आल्सो नहीं लिखेंगे, इसको देखेंगे तो आप ये आइडेंटिटी रिलेशन है, यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज, यहाँ पे ऐसे पूरा लिख देंगे बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज दिस रिलेशन इज, मीन्स R1 इंटरसेक्शन R2 इज आइडेंटिटी रिलेशन hence it is equivalence relation, equivalence यानी कि अतः या तुल्यता संबंध है। तो आपको इस तरह से इसको करना होता है। एग्जाम्पल से करेंगे तो आप इसको फील कर पाएंगे। अगर आप इसको ऐसे मतलब जनरल फॉर्म में करते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमने इसको करके देखा है। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है कि इंटरसेक्शन जो निकल के आएगा वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो इस तरह से होता हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का C पार्ट। इतना छोटा ये क्वेश्चन था और ये 5 नंबर का पूछ लिया गया था। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के D वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 के D पार्ट में कह रहा है कि इफ़ A B और C आर वेक्टर्स, यानी कि A B C और ये 3 वेक्टर दिए गए हैं A B C, एंड वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A डॉट B, B डॉट C एंड C डॉट A। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर लायक तो नहीं है, लेकिन ठीक है जो है देखते हैं। ये सॉरी ये सब यार 5 नंबर के नहीं, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, हम 5 नंबर ध्यान नहीं दिए हम इसको, जो है ये 5 नंबर नहीं, ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। मुझे लगा ये 5 नंबर का है, तो ठीक है, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। गलती से जो है हमने यहाँ पे 5 नंबर बोल दिया है। ये क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं। ठीक है, तो वही तो मुझे भी लग रहा था यार 5 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं जो है इस पार्ट में। इसमें दिया गया है हमको कि जो A वेक्टर है प्लस में B वेक्टर है और प्लस में C वेक्टर है ये दिया गया हमको 0 के बराबर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू
फाइंड द वैल्यू, ध्यान नहीं दिए हम, तो हमें वैल्यू निकालना है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हुआ, ये हमें निकाल के देना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो चीज़ दिया है उसका स्क्वायर कर दो, अभी वो आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बी कॉस वेक्टर ए प्लस यहाँ पे लिख देंगे बी कॉस गिवन दैट, हमको दिया है ये बात, क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायरिंग, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, तो यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, जीरो वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा। और इसको ओपन कर दो, यहाँ से ओपन करेंगे तो आ जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2, आपको पता है कि ब्रैकेट में होगा ए बी, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और बराबर हो जाएगा हमारा जीरो वेक्टर के। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, ऐसे कर लेंगे यहाँ पे जो है। ठीक और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको जो है यहाँ पे रोक लेंगे। आप सभी को एक बात और बता देते हैं, ये जो वेक्टर ए का स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, जीरो ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग जो है, तो अब करना ये है, ध्यान से देखिए यहाँ पे जीरो वेक्टर हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये अब यहाँ पे ये जो जीरो है ना, ये जीरो वेक्टर नहीं है, जीरो बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, और इनका डॉट डॉट डॉट, वेक्टर के जो डॉट होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं, तो ये सब स्केलर क्वांटिटी बन चुके हैं, इसलिए जो अब वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे मतलब यहाँ पे भी आप वेक्टर जीरो का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो ही होगा, यानी कि मापांक, तो यहाँ से आप उसको जीरो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर, ये पूरी चीज़ उठ के उधर चली जाएगी, तो ये प्लस उधर जाके बन जाएगा माइनस, यानी कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे बड़ा सा ब्रेकर लगा लेते हैं, उसमें क्या है, चलो ये हो जाएगा। और यहाँ पे इस जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस 2 को हटा के जो है यहाँ पे कर देंगे माइनस में 1/2, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा हो जाता है ये आंसर। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे चारों, और ये चारों क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नहीं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर, इसी को लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से होता है क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5वें के जो है वो ए पार्ट पे। अब यहाँ से शुरू होगा क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर वाले, और अभी हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, तो इसी वजह से जो है हम उसको 5 नंबर बता दिए आपको। तो वो 5 नंबर के नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो सारे के सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तो ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5वें के पहले वाले पार्ट पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और अब से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे होंगे 5 नंबर के क्वेश्चन। गलती से हमने जो है इसके पहले वाला जो पार्ट किया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 5 नंबर के कुछ क्वेश्चंस को बता दिया है, ऐसा नहीं है, वो हम ध्यान नहीं दिए, तो इस वजह से जो है
गलती से बोल दी है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इंस्क्राइब्ड बाय द कर्व x स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। एक कर्व दिया गया है, यानी कि एक वक्र का इक्वेशन समीकरण दिया गया है, और उस कर्व से जो बाउंडेड रीजन है, उस बाउंडेड रीजन का हमें एरिया यहाँ पे निकाल के देना है। तो यहाँ पे कर्व लिखा गया है, हमारा जो वक्र है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सभी को बता देते हैं। और इसका जो इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कर्व तो हमारे पास दिया गया है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं वक्र का समीकरण, वो हमारा है x स्क्वायर अपान में है 25 और प्लस वाई स्क्वायर और अपान में कितना है 9 और इक्वल टू हमारा 1 है। और ये जो कर्व का इक्वेशन लिखा गया है, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है, हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त का ये समीकरण है। और ये जो इक्वेशन लिखा गया है, आप सभी को यहाँ पे साइड में समझा देते हैं कि जो x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल अच्छा यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर जो a है वो b से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, यानी कि क्षैतिज दीर्घवृत्त उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और इस तरह के इलिप्स का जो सेंटर होता है, स्टैंडर्ड इलिप्स इसको कहा जाता है। इस तरह के इलिप्स का जो सेंटर होगा वो होता है 0,0। और जो इसका जो हमारा वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का मतलब है कि इस कर्व को जब हम लोग अपने कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हैं तो कर्व x एक्सिस को जहाँ पे टच करता है, जहाँ पे मीट करता है, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। इसका जो वर्टेक्स हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, वो होता है a, 0। तो ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इतना जानकारी आपको दे दिए हैं। और आपको यहाँ पे वर्टेक्स से मतलब है, वर्टेक्स अगर आपको यहाँ पे पता होगा तो ये सवाल आपसे लग जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें इस इलिप्स के इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड इलिप्स के इक्वेशन से, तो यहाँ पे जो हमारा a स्क्वायर है वो 25 के बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट हमारा जो a आएगा वो हमारा ±5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ±5। तो यहाँ पे प्लस ही लेते हैं, क्योंकि वैसे आप सभी को बता देते हैं जो a है वो निगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे a का मान निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे +5 पकड़ लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और जो b स्क्वायर है वो 9 के बराबर है, तो इम्प्लाइज दैट जो हमारा b निकल के आया वो हमारा 9 निकल के आता है। तो ये हमारा b का मान अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो a है वो बड़ा है b से। इसका मतलब जो हमारा इलिप्स दिया गया है वो एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होने वाला है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स उसे कहते हैं जिसका जो हमारा मतलब एक ऐसा इलिप्स जिसका जो फोकस होता है वो x एक्सिस पर स्थित होता है। इस तरह के इलिप्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र बना देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सिस, मान लेते हैं यहाँ पे चित्र बना देते हैं। ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y और ये x डैश और ये y हो। तो एक इलिप्स ऐसा बनाना है जो हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे करके। ये देखिए हमारा बन गया। अब यहाँ पे फोकस होता है, हमें यहाँ पे फोकस से मतलब नहीं है, सेंटर और जो है हमारा सेंटर इसका 0,0 है। और ये हमारा वर्टेक्स होगा a और ये होगा हमारा दूसरा वर्टेक्स जो होता है वो a डैश होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इक्वेशन है वो हमें दिया गया है, ये यही वाला कर्व है, x स्क्वायर अपान में 25 प्लस में y स्क्वायर अपान में 9 इक्वल टू 1। तो जो इसका सेंटर होगा वो 0,0 होगा और जो वर्टेक्स होगा वो a,0 होगा। a की वैल्यू कितना है आप लोग बताइए? a की वैल्यू आपकी 5 निकल के आई है, तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे a होगा, हमारा जो वर्टेक्स होगा वो हमारा होगा 5,0 और इधर कितना हो जाएगा? ये हमारा माइनस में 5,0 और सेंटर तो 0,0 है ही, ये है सेंटर इसका। अब हमें इस इलिप्स को बनाने पे जो हमारा ये बाउंडेड रीजन बना हुआ है, जैसे कि ये है, ये हमारा पूरा जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्र, इसका हमें निकालना है एरिया। क्या निकालना? हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप सभी को पता है कि एरिया निकल जाता है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं? तो देखिए ये भी जो हमारा ये फिगर है, ये हमारा सिमेट्रिक फिगर होता है। अगर हम इसमें अपने इस एक पार्ट का एरिया निकाल दूँ, इतने से लेके इतने का एरिया का हम निकाल दें, कहाँ से लेके कहाँ तक? 0, देखिए 0,0 है, यहाँ पे x का मान 0 है, यहाँ पे कितना है? 5 है। अगर हम 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें इतने पार्ट का एरिया मिल जाएगा। और अगर इतने पार्ट के एरिया में हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें पूरे पार्ट का एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया है, जिस एरिया को हमें चाहिए वो हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to
यहाँ पे x की लिमिट ले रहे हैं 0 to 5, तो हमारा जो यहाँ पे आएगा फंक्शन वो हमारा f(x) आना चाहिए, यानी कि फंक्शन x के टर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 0 to 5 और f(x) का मतलब होता है y और यहाँ पे होता है dx। आप सभी को पता है कि f(x) को y भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y के वैल्यू निकालेंगे और y के वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे रिक्वायर्ड पार्ट का एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस साइड में, तो हमारा इक्वेशन क्या है, तो आप लोग देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो x² है और प्लस y² और अपान में कितना है 9 है = 1 है। हमें चाहिए y का मान, तो देखिए कैसे निकालते हैं y के मान को। तो y के मान को बहुत ही आराम से निकालेंगे, अभी देखिए यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। 1 मिनट जो है, हाँ तो देखिए कैसे निकलता है y का मान। तो आप लोग देखिए ध्यान से देखिए, y का मान चाहिए तो सबसे पहले जो है इस चीज़ को उठा के उधर लेके चले जाएंगे, तो हमारा बन जाएगा कितना y² अपान में 9 = 1 - x² 25। देखिए y² चाहिए, मतलब y चाहिए, तो y² कितना बन जाएगा, यहाँ पे हमारा 9 उधर जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएगा, तो 9 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 - x² 25, ये हो जाएगा हमारा। और जो हमारा y होगा वो रूट के अंदर आएगा हमारा कितना 9, रूट के अंदर आ जाएगा 9 और 1 - x² 25, यही आ जाएगा हमारा। ये हमारा किसका मान निकल के आ गया, y का, तो ये 9 है। तो हम अपने क्या करेंगे, अब यहाँ पे y की इस वैल्यू को जो है उठा के यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद जो है इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 5 तक, तो हमारा जो और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y के वैल्यू को यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो रखिए यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो निकल के आएगा हमारा एरिया = अब ये टोटल पार्ट का एरिया निकलना है क्योंकि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा चुका हूँ तो क्या बन जाएगा एरिया, तो एरिया आ जाएगा 4 × 0 to 5 y dx। y कितना है, रूट के अंदर 9 और उसके बाद फिर से रूट में मतलब ब्रैकेट में 1 - x² 25, यही है ना। अब देखिए इस 9 को बाहर कर सकते हैं इसको रूट लेके, तो ये 3 हो जाएगा और 4 ऑलरेडी है तो हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेके 5 तक, और हमारा यहाँ पे बच जाएगा रूट में ही 1 - x/5 का क्या यहाँ पे होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब और यहाँ पे हमारा dx भी होगा, ये यहाँ पे भूल गए लिखना, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा dx। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 12 हो गया, 0 to 5 हो गया। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, 1² - x/5 का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, आप लोगों को पता है कि पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट x/5 = t, और जिसको t पुट करते हो उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा 1/5, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो इधर भेज सकते हैं इसको, तो dx = 5 dt ये आ जाएगा। तो अपने dx की जगह पे हम लोग 5 dt लिख देंगे और यहाँ पे अपना क्या लिख देंगे t। तो यहाँ से बताओ 12, और इसको थोड़ा सा आप अंदर ही काम करेंगे, बाहर एकदम मतलब 12 को एकदम बाहर कर देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे हम अपना वैल्यू पुट कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 5 और रूट के अंदर 1² - t², और यहाँ पे आ जाएगा 5 dt। कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पे 5 dt। ये देखिए अब जो है क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका जो है ये जो फॉर्मेट बना हुआ है इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। उसके पहले हम इस 5 को बाहर कर लेंगे, 5 को क्या करेंगे बाहर, क्योंकि ये 5 कांस्टेंट है तो यहाँ पे बाहर हो जाएगा। तो जब इसको बाहर करेंगे तो ये 12 पहले से है, बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा ये 60, और अंदर जो है इंटीग्रेशन करेंगे, और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि रूट के अंदर 1 - a² - x² dx होता है x/2 क्वेश्चन का मतलब जिसका इंटीग्रेशन किया गया है, यानी कि x/2 रूट के अंदर a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे x की जगह t है, तो जहाँ x बोल रहा हूँ वहाँ t रख देना है। तो सबसे पहले होगा x/2, यानी कि x की जगह कितना है t/2 हो गया। फिर ये वाली चीज़ जिसका इंटीग्रेशन किया गया है, तो इंटीग्रेशन किया गया है 1 - t² 1 का स्क्वायर 1 होगा, और उसके बाद प्लस में रूट के बाहर है ये a², a की जगह कितना है 1, a की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2, फिर साइन इनवर्स t, यानी कि x/a, a की जगह t/a, a की जगह 1,
तो इस तरह से हो जाएगा और इस पर जो लिमिट होगी वो 0 से 1 हो जाएगी। समझ आ रहा है यहाँ पे? तो एक स्टेप और करेंगे यहाँ पे, देखिए कैसे 60 हो जाएगा हमारा और अपने लिमिट को जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारी बन जाएगी यहाँ पे 60 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट करोगे तो टी की जगह 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 1/2 और यहाँ पे देखिए जब टी की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, रूट के अंदर 0 बाहर निकलेगा 0, तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स टी की जगह कितना 1 साइन इनवर्स 1 माइनस, और जब अपर लिमिट रखने के बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे तो टी की जगह 0 रखेंगे तो 0/2 0 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 0 आएगा और साइन इनवर्स 0 0 के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे सारा सब कुछ यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही पार्ट बचेगा। तो इतने पार्ट को जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं और ध्यान से देखें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60 यानी कि 60 और जो एरिया निकल रहा है वो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 60 इंटू ये तो 0 हो गया 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1 π/2 के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा π/2 के बराबर हो जाएगा। और जब इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 है ना, ये तो काट के कितना आ जाएगा 15। तो जो आंसर आ जाएगा, जो एरिया निकल के आएगा, जो एरिया आएगा वो हमारा 15 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 पाई यूनिट का स्क्वायर, 15 पाई यूनिट का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया निकल के आ जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है या नहीं? दिख नहीं रहा, कट गया यहाँ पे, थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा है, हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे पूरा, इस चीज़ को पूरा मिटा के तब जाके ऊपर यहाँ पे लिमिट को पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, हमारा जो एरिया निकल के आया है, जब वैल्यू वहाँ पे पुट करोगे 60 हो जाएगा इंटू ये पूरा 0 बन गया है, लोअर लिमिट वाला केस भी 0 पूरा बन चुका है, ये बचेगा इंटू 1/2 साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हो साइन π/2, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो बचेगा कितना π/2। तो यहाँ से काट दोगे तो 2 से काटोगे 30 आएगा और फिर से 2 से काटोगे तो 15 आ जाएगा, तो हो जाएगा 15 पाई और जो इसकी यूनिट होगी उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आता है। वैसे आप सभी को बता देते हैं कि इलिप्स का जो एरिया होता है, उसका जो मतलब जो एरिया होता है इलिप्स का, वो होता है एरिया ऑफ इलिप्स। डायरेक्ट अगर आप अपने आंसर की जांच करना चाहते हैं तो होता है π/a/b। तो a का मान कितना है 5 है, b का मान 3 है, तो मानती है 15 पाई। देखिए वैसे भी आ गया। तो खैर ये हमारा आंसर होगा, हमको पूरा फॉर्मेट से यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ 5वें का पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने 5वें के दूसरे वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें के जो है बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर सच दैट देयर सम इज 6 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज मिनिमम। यानी कि 2 ऐसे नंबर्स हमें निकालने हैं, ज्ञात करने हैं, जिनका जो सम है वो 6 है और उनके क्यूब का जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि पहला जो नंबर है वो हमारा x है और जो दूसरा नंबर है वो हमारा क्या है y है। क्या मान के चलेंगे? मानेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा x है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, लेट बी द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो x प्लस y है वो हमारा 6 है। अब यहाँ से आप सभी को पता होता है कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज़ देगा और वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के अगला जो चीज़ देगा उसमें जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा, उसमें 2 हमारे वेरिएबल आएंगे। किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा, उसके लिए यहाँ पे जो गिवन होता है यहाँ से वैल्यू निकाल के वहाँ पे उठा के पुट करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जो कि आएगा हमारा 6 - x, और इस y के वैल्यू को अभी यहाँ वहाँ जो है रख देंगे। तो यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ अगेन ATQ। तो फिर से जो है प्रश्नानुसार यहाँ पे करेंगे और उसने बोला कि उनके जो क्यूब का सम है, यानी कि x क्यूब प्लस में कितना y क्यूब, और ये हमारा होना चाहिए मिनिमम। तो यही वो फंक्शन है जिसे हमें मिनिमम करना है, और जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा उसी को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये फंक्शन में भी 2 वेरिएबल है, इसलिए इसको दिखाएंगे f x, y से। ठीक, तो इसको एक वेरिएबल में बदल देंगे यहाँ से,
एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, उसी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो एक वेरिएबल में होना चाहिए। तो अभी ये 2 वेरिएबल में है, यहाँ से y के वैल्यू की जगह पे हम लोग 6 - x रखेंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से x क्यूब प्लस y की जगह रख देंगे 6 - x का होल क्यूब, और ये सारी चीज़ x में बदल चुकी है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या, f(x). अब हम लोग क्या करेंगे, f' निकालेंगे तो f' क्या होगा, तो f' हो जाएगा हमारा 3x² और प्लस ये 3 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी और ये स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि इसका जो अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि हमने इसको समझा है x की पावर n, x की जगह 6 - x है, उसका अलग से डेरिवेटिव किया जाएगा, 6 का 0 और -x का हो जाएगा -1। तो ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा f' इज इक्वल टू 3x² और इस 3 का -1 में कराएंगे तो ये -3 हो जाएगा, -3 और यहाँ पर हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6 - x का क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस, देखिए यहाँ पे 3 को ऐसे ही रहने दीजिए और इसको होल स्क्वायर ओपन करिए तो यहाँ पे बन जाएगा 6 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे ना, यहाँ पे यही तो करेंगे, नहीं 1 मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे लगा स्क्वायर, यहाँ पे है तो 6 - x का होल स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी कि a² प्लस b x का स्क्वायर -2ab 12x आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये हमारा निकल के आ रहा है f'(x). तो जो f'(x) आएगा फिर क्या आ जाएगा, एक स्टेप और सॉल्व करिए इसको, तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, जब -3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो जो हमारा यहाँ पे बनने वाला है, एक काम करेंगे -3 से मल्टीप्लाई रहने देते कराने के लिए, ठीक है, या चलिए करा देते हैं। तो कितना बन जाएगा, ये 3 × 18 के 8, 3 × 3 = 9 1 10 108 हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस में 3x² हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस कितना बन जाएगा इधर प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 36x। अब ये देखिए इससे कट जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे हमारा 108 हो गया माइनस में और प्लस में हो जाएगा 36 में कितना x हो जाएगा। ये हमारा किसका मान निकल के आया है, f'(x) का मान निकला है। इसको सीधा करके लिख देंगे अगर हम लोग, तो जो हमारा f'(x) है, f'(x), तो जो हमारा f'(x) है वो हमारा कितना बन जाएगा 36x माइनस में 108 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस में 3x, बाहर माइनस, इसलिए निशान यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट f'(x) = 0। अब हम f'(x) को 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट को निकालेंगे। ठीक है, तो नाउ पुट f'(x) = 0। क्या पुट कर देंगे, पुट कर देंगे नाउ पुट f'(x) = 0। तो रखेंगे कितना बन जाएगा, f'(x) का मान है 36x माइनस में 108 = 0 और यहाँ पे आ जाएगा 36x = 108, यही होगा ना। तो x = कितना हो जाएगा हमारा 108 और अपान में कितना आ जाएगा 36 और काट देंगे तो हमारा 3 बार में ये कट जाएगा, या 12 से ही काट देंगे, 12 यहाँ 36 हो गया और 12 9 108 हो जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई हमारी, 3 आ गई। तो x का ये जो मान निकला है अब यहीं पे मत छोड़ देना कि x का मान है, यहाँ पे रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। एक बार चेक करेंगे कि क्या ये जो x की वैल्यू निकली है वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। अगर ये मिनिमम पॉइंट होगा तभी तो मिनिमम वैल्यू देगा, तो इसके लिए हम लोग f'(x) निकालेंगे और f'(x) में इस वैल्यू को उठा के पुट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तब तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, अगर निगेटिव आ गया तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, तो f'(x) हमारा ये निकल चुका है। तो नाउ यहाँ पे लिख देंगे नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग f'(x) को दोबारा से डिफरेंशिएट करो, यही f'(x), इसको दोबारा से करते हो तो हमारा f'(x) निकलता है और जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे -108 कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 36। तो देखिए f'(x) की जो वैल्यू है वो 36 आ चुकी है और इस f'(x) में जब हम x = 3 रखेंगे तो यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि
एफ डबल डैश एक्स में एक्स की जगह पे 3 रखेंगे। अब यहाँ पे एक्स है नहीं तो ये 36 के ही बराबर आएगा, जो कि क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे लिख देंगे व्हिच इज़ पॉजिटिव, व्हिच इज़ पॉजिटिव। तो अगर एफ डबल डैश एक्स में अपना क्रिटिकल पॉइंट रखते हो और वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉजिटिव आता है तो वो लोकल मिनिमम पॉइंट होगा, यानी कि मिनिमम पॉइंट होता है। तो उस पर जो वैल्यू निकलेगी फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस एट एक्स इज इक्वल टू 3 एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव, सो एक्स इज इक्वल टू 3 इज मिनिमम पॉइंट, हेंस एट एक्स इज इक्वल टू 3 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम वैल्यू देगा ये। ठीक, क्या देगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे अपना उठा के, तो x की ये वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि पहला नंबर हमारा x हो जाएगा। और जो हमारा सेकंड नंबर होगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रख देंगे देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 6। तो क्या निकल के आ गया हमारा यहाँ से, हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। तो पहला नंबर भी 3 है और दूसरा नंबर भी 3 है, जिनका सम 6 है। और अगर इनके क्यूब को जो है करके ऐड करते हो तो मिनिमम वैल्यू देगा वो। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे करना है, ये पूरा प्रोसेस होता है इसका। तो इस तरह से होता है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5वें का बी पार्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के सी पार्ट पे। चलिए देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है 5वें के सी पार्ट पे। इसमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमें प्रूव करना है कि इस जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो मतलब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल है। तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, मतलब सारणी। यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव करना, हमें क्या प्रूव करना है कि एक डिटर्मिनेंट है हमारा और वो है x, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, x माइनस वाई, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर, और यहाँ पे है वाई प्लस जेड और यहाँ पे है जेड प्लस एक्स और यहाँ पे है एक्स प्लस वाई। और ये चीज़ जो है हमें प्रूव करके बतानी है कि जो है वो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल है ये। तो देखिए कैसे करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, देखिए क्या करेंगे हम, जो है ये हमारा C1 है, ये C2, ये C3 है और ये R1, R2 और R3, इतना आपको पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस C1 में से घटा देंगे C2 को और C2 में से घटा देंगे C3 को, यानी कि C1 टेंड टू, यानी कि C1 में चेंज करेंगे कैसे, C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड टू, यानी कि C2 में से चेंज करेंगे यहाँ पे C2 माइनस में क्या C3, ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। तो ऐसे चेंज कर देंगे, यहाँ पे हमारा बन जाएगा C1 माइनस C2, C1 ये पूरा हमारा है, इसमें से घटाएंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा y प्लस जेड माइनस, जब घटाएंगे दोनों का निशान चेंज हो जाएगा, z माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा y माइनस में z, देखिए C2 में चेंज करें ना, तो C2 में से C3 को घटाना है और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में z का स्क्वायर, और जैसे ही घटाएंगे दोनों की साइन चेंज, तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी कितनी, z प्लस में x माइनस में x माइनस में y, और C3 को एज इट इज उतार दो, यहाँ हो जाएगा z, यहाँ पे आया z का स्क्वायर, यहाँ पे आया x प्लस में कितना y, तो ये हो जाएगा हमारा। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, जो है हम यहाँ पे, अब यहाँ पे करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमसे बोला है कि x माइनस वाई, ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x माइनस में y। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे और x माइनस वाई,
ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो z है और जो z है वो कट जाएगा, तो हो जाएगा y माइनस एक्स, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा x माइनस में कितना y, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा y माइनस जेड, कितना हो जाएगा y माइनस जेड, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं y प्लस जेड, और फिर क्या लिख देंगे y माइनस जेड, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से x कट जाएगा तो z माइनस वाई होगा, फिर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा y माइनस में कितना z, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा z का स्क्वायर और x प्लस में कितना y, ये चल रहा है। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है पहले वाले रो से x माइनस वाई कॉमन ले लो, पहले वाले कॉलम से, सॉरी रो से नहीं, पहले वाले कॉलम से x माइनस वाई कॉमन ले लो, और दूसरे वाले कॉलम से देखिए y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, तो y माइनस जेड यहाँ से कॉमन हो जाएगा। दो चीज़ कॉमन हो चुकी है। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बचा x प्लस वाई, यहाँ पे कितना बचा, ये कॉमन हो चुका है तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 कॉमन ले चुके हैं ना, यहाँ पे कितना बचा y प्लस में z, ये हो गया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना बचा हमारा -1, क्योंकि ये कॉमन जा चुका है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा z, यहाँ पे आ जाएगा z का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में कितना y, ये चीज़ हो चुकी है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे दो चीज़ को जीरो बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम लोग अपने C1 में C2 को जोड़ देते हैं, सॉरी घटा देते हैं, देखिए ना 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे ये काम करते हैं, तो C1 टेन टू C1 माइनस C2, तो चलिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे x माइनस वाई, y माइनस जेड, और यहाँ पे जो है C1 माइनस C2 कर रहे हैं तो 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये y कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x माइनस में z आ चुका है, और ये -1 और माइनस करोगे ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे हो जाएगा z का स्क्वायर, x प्लस में कितना y, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जो है, अभी यहाँ पे नीचे सॉल्व कर सकते हैं, नीचे जगह है हमारे पास, तो जो है यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम ऊपर गए हैं, ठीक है, ये यहाँ पहुँचे। इसके बाद अब क्या करेंगे देखिए, अब इसको ना एक्सपेंड कर दो किस C1 के सापेक्ष, यानी कि कॉलम 1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंड, या लिखने की क्या जरूरत है यार, C1 के सापेक्ष जो है एक्सपेंड कर दो सीधा। तो बाहर क्या बैठा हमारा, बाहर है x माइनस वाई, y माइनस जेड, और जब C1 के सापेक्ष एक्सपेंड करोगे इसको तो यह तो 0 बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए जिसके सापेक्ष एक्सपेंड करते हैं उसके एलिमेंट मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, ढकने के बाद जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आता है उनसे, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये टर्म भी 0, तो यही वाला बचेगा। आपको पता है कि ये प्लस से खुल रहा है, ये C21 लिखा है, ये माइनस से खुलेगा ना, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस जेड। देखिए ये माइनस से ही तो खुलेगा, अरे जब इसको ऐसे खोलते हो तो ये प्लस से खुलता है, यानी कि 0 इंटू इसको ढकते हो, उसको ढकते हो, इसको सॉल्व करते हो, जो आता है उसको 0 से मल्टीप्लाई कराते हो, फिर यहाँ पे आते हो, यहाँ पे माइनस लगाते हो, फिर ये वाला कॉलम, ये वाला रो ढका जाता है, ऐसे और ऐसे करके जो आता है उनको 1 से मल्टीप्लाई कराते हो। तो ये रो 1 के सापेक्ष एक्सपेंड करना हुआ, हम C1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर रहे हैं तो C1 वाले प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, एक ही बचेगा, और वो हमारा है x माइनस जेड। क्या हमारा हो x माइनस जेड, लेकिन इसके आगे लगेगा माइनस, और किसका किस में होगा, तो देखिए इसका जो मल्टीप्लाई होगा, अब ये वाला रो तो ढका ही जाएगा और ये वाला कॉलम भी ढका जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा x प्लस वाई, और माइनस लगाते हैं ना बीच में, लेकिन उसके बाद माइनस लगाएंगे इसका प्रोडक्ट, किसका, इसका और इसका, तो इन दोनों का प्रोडक्ट खुद माइनस आएगा, तो इसलिए बीच में क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। और यही चीज़ हमें यहाँ पे जो है, अब एक काम और एक्स्ट्रा कर लेंगे, यहाँ पे क्या, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा जब मल्टीप्लाई कराओगे अंदर तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, इसको पहले लिख दो, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस में क्या z, ये तीनों आ गए मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करके ले आना था। तो इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो वो C पार्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 5 के D पार्ट पे। ओके।